अगर हम सोचें ना कि जब कोई इंसान किसी इमारत या घर को बनाने के बारे में सोचता है तो उसके दिमाग में क्या आता है? हम्म। एक एक ईंट आती है, हम्म। सीमेंट और एक बहुत ही स्पष्ट ब्लूप्रिंट आता है। हाँ, बिल्कुल एक बेसिक सा नक्शा। सही कहा। हम्म। एक ईंट के ऊपर दूसरी ईंट रखी जाती है और दीवार जो है वो धीरे धीरे ऊपर उठती है। मतलब ये पूरी प्रोसेस बहुत ही सीधी और क्या कहते हैं, प्रिडिक्ट करने लायक होती है। और इसमें कोई रहस्य नहीं होता असल में। नींव से लेकर छत तक हर एक कदम पहले से तय होता है। अगर आपका ब्लूप्रिंट सही है तो इमारत बिल्कुल वैसी ही बनेगी जैसी सोची गई थी। मैंने इस बारे में पहले भी पढ़ रही थी। राइट। लेकिन जब बात आती है ना मानव मस्तिष्क के विकास की, या हमारी इंटेलिजेंस की, या फिर किसी भी नई चीज को सीखने की प्रोसेस की, तो ये जो ईंटों वाला ब्लूप्रिंट है ना, ये पूरी तरह से फेल हो जाता है। बिल्कुल फेल हो जाता है क्योंकि दिमाग ऐसे काम नहीं करता। वही तो, हम अपने दिमाग में इंफॉर्मेशन की ईंटें एक एक करके नहीं चुनते। असल में दुनिया बहुत ही अलग तरीके से काम करती है। हमारे आसपास से जानकारी का एक बहुत बड़ा तूफान लगातार हमारे दिमाग से टकराता रहता है। हाँ, चाहे वो कोई नई भाषा हो या किसी किताब के मुश्किल सिद्धांत हो, या फिर बस दिन भर की खबरें ही क्यों ना हो। इसको अगर हम साइंस की भाषा में कहें तो इसे एंट्रोपी यानी शुद्ध अव्यवस्था कहा जा सकता है। राइट, एंट्रोपी। और हमारा दिमाग क्या करता है, इस अव्यवस्था को अंदर लेता है और किसी चमत्कार की तरह उसे स्पष्ट और व्यवस्थित ज्ञान में बदल देता है। तो मैं आज की इस गहराई भरी चर्चा में यही बात करना चाहता था। मैं हूं आपका होस्ट और मेरे साथ हैं हमारी एक्सपर्ट। हेलो सभी को। और ये जो आपने चमत्कार शब्द इस्तेमाल किया ना, ये जो कॉग्निटिव मिरेकल है, ये केवल बहुत सारी जानकारी इकट्ठा करने के बारे में नहीं है। मतलब डेटा जमा करना नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं। देखिए, एक पेन ड्राइव बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकती है, लेकिन वो इंटेलिजेंट तो नहीं होती ना। सही बात है, पेन ड्राइव खुद से कुछ सोच नहीं सकती। राइट। इंटेलिजेंस असल में एक डायनामिक आर्किटेक्चर, यानी एक गतिशील वास्तुकला के निर्माण के बारे में है। दिमाग लगातार उस बाहरी अव्यवस्था को छांटता है, उसे एक आकार देता है और उसे ऐसे सांचों में ढालता है जिनका इस्तेमाल वो फ्यूचर में कर सके। और इसको ऐसे सोचिए कि अगर कोई इंसान इस चमत्कार के पीछे के साइंस को पूरी तरह से समझ ले, अगर हमें ये पता चल जाए कि दिमाग ये जादू करता कैसे है, तो लोग इस इंफॉर्मेशन के महासागर में डूबने से बच सकते हैं। बिल्कुल। और यही हमारी आज की इस चर्चा का मेन मकसद भी है। हाँ, आज इस डीप डाइव में हम यही डिकोड करने वाले हैं कि इंटेलिजेंस कोई जन्मजात गुण नहीं है। ऐसा नहीं है कि इंसान या तो स्मार्ट पैदा होता है या नहीं होता। असल में ये एक आर्किटेक्चर है जिसे कोई भी अपने भीतर डेवलप कर सकता है। एग्जैक्टली। और इस चर्चा को दिशा देने के लिए हमारे पास आज दो बहुत ही शानदार सोर्सेज हैं। पहला है कॉग्निटिव साइंस का एक बेहद डिटेल्ड थियोरेटिकल रिसर्च पेपर जो रिकर्सिव आर्किटेक्चर ऑफ इंटेलिजेंस की परतें खोलता है। और दूसरा सोर्स बहुत ही प्रैक्टिकल है, एल असरुतिना और उनकी जो जेन एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एकेडमी है, उनके द्वारा बनाया गया एक फ्रेमवर्क है जिसका नाम है लर्न टू लर्न टेस्ट एंड स्कोर। राइट। ये फ्रेमवर्क इस पूरे साइंस को रोजमर्रा की जिंदगी में उतारने का रास्ता दिखाता है। तो चलिए सीधे इसमें कूदते हैं। हाँ, तो देखिए, प्रैक्टिकल टेक्निक्स पर जाने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सीखना असल में दिमाग के अंदर दिखता कैसा है। दिमाग का नक्शा कैसा है। राइट। तो वो जो रिसर्च पेपर है ना, वो इंटेलिजेंस को एक मल्टी लेयर्ड सिस्टम यानी बहुस्तरीय प्रणाली के रूप में डिफाइन करता है। इसके 4 मुख्य स्तंभ हैं। 4 पिलर्स। हाँ, 4 पिलर्स जो इस बाहरी अव्यवस्था को यूजफुल इंटरनल मॉडल्स में बदलते हैं। तो इसका पहला स्तंभ है रिप्रेजेंटेशनल कंप्रेशन। रिप्रेजेंटेशनल कंप्रेशन, ये सुनने में थोड़ा भारी लग रहा है। अगर इसे सिंपल शब्दों में कहें तो ये असीमित और विशाल सेंसरी इंफॉर्मेशन को छोटे मेंटल ढांचों और रूल्स में बदलने का प्रोसेस है। ओह वेट, इसको सुनकर मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एनालॉजी याद आ रही है। क्या मैं बताऊं? हाँ हाँ, बिल्कुल बताइए। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई इंसान एक 100 GB की विशाल 4K रेजोल्यूशन वाली वीडियो फाइल को किसी नॉर्मल कंप्यूटर में डालने की कोशिश कर रहा हो। अगर वो कंप्यूटर उस पूरी फाइल को एक साथ प्रोसेस करेगा ना, तो उसका सिस्टम क्रैश हो जाएगा। बिल्कुल क्रैश हो जाएगा। इसलिए उसे एक छोटी जिप फाइल में कंप्रेस करना पड़ता है।
हमारी आंखें, कान और बाकी सेंसेस भी तो हर सेकंड लाखों बाइट्स का डेटा ले रही है ना। दिमाग उन सभी अनगिनत पिक्सल्स को याद नहीं रख सकता। सही कहा, दिमाग इतना डेटा हैंडल नहीं कर सकता। तो वो पैटर्न ढूंढता है, वो उस विशाल डेटा के शोर को, उस नॉइज को हटा देता है और केवल एक छोटे याद रखने लायक नियम को या छवि को अपने पास रख लेता है, जिप फाइल की तरह। ये एनालॉजी इस प्रोसेस को बहुत अच्छी तरह से समझाती है। दिमाग हर एक पत्ते या हर एक पत्थर का डिटेल याद नहीं रखता, वो जंगल या रास्ते का एक कंप्रेस्ड मॉडल बना लेता है। वाह। और इसके बाद आता है इसका दूसरा स्तंभ, हाँ, जिसे कहते हैं रिकर्सिव गवर्नेंस। रिकर्सिव गवर्नेंस। हाँ, ये हमारे एक आंतरिक आवाज या हाई लेवल मेटाकॉग्निशन की तरह काम करता है। वेट, मेटाकॉग्निशन? इसका मतलब अपनी ही सोच के बारे में सोचना? हाँ, एग्जैक्टली वही। ये दिमाग का वो हिस्सा है जो एक कदम पीछे हटके लगातार इस बात का आकलन करता है कि हम जिस तरह से सोच रहे हैं या प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो तरीका काम कर रहा है। अच्छा, मतलब वो एक मॉनिटर की तरह देख रहा है। बिल्कुल। जब पुराने तरीके किसी नई कॉम्प्लेक्सिटी को सुलझाने में फेल हो जाते हैं, तो ये इंटरनल आवाज या रिकर्सिव गवर्नेंस हमें वार्न करती है और नई स्ट्रैटेजी अपनाने का निर्देश देती है। ये एक सेल्फ चेकिंग मैकेनिज्म है। अब यहाँ मेरे मन में एक बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है, जो मुझे लगता है इस पूरी प्रोसेस का सबसे नाजुक हिस्सा है। हाँ। हमने रिप्रेजेंटेशनल कंप्रेशन और रिकर्सिव गवर्नेंस की बात की। हाँ। इसके बाद जो तीसरा स्तंभ पेपर में बताया गया है वो है इक्विलिबरेटिव एडेप्टेशन। उसमें ये लिखा है कि दिमाग हमेशा नई इंफॉर्मेशन को अपने पुराने ढांचे में फिट करने की कोशिश करता है, जिसे असिमिलेशन कहते हैं। राइट, असिमिलेशन। तो अगर दिमाग हमेशा हर नई जानकारी को अपने पहले से बने हुए आरामदेह सांचे में ही घुसाने की कोशिश कर रहा है, तो क्या यही वो जगह है जहां हमारे बायसेस या पूर्वाग्रह जन्म लेते हैं? मतलब क्या इंसान दुनिया को वैसी नहीं देखता जैसी वो है, बल्कि वैसी देखता है जैसे उसके पुराने नक्शे में फिट बैठती है? ये बहुत ही गहरा और इम्पोर्टेंट सवाल है, और इसका जवाब इस इक्विलिब्रेटिव एडेप्टेशन के दो हिस्सों में छिपा है। ये प्रोसेस सिर्फ असिमिलेशन तक सीमित नहीं है। अच्छा, दूसरा हिस्सा भी है? हाँ, ये सच है कि शुरुआत में दिमाग अपनी एनर्जी बचाने के लिए नई जानकारी को पुरानी मान्यताओं के सांचे में ही फिट करने की कोशिश करता है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी इंसान ने जिंदगी भर सिर्फ सफेद हंस देखे हैं। ओके, सफेद हंस। तो उसका जो मेंटल मॉडल है वो कहता है कि हंस हमेशा सफेद होते हैं। अब अगर वो एक हल्का सा मटमैला या गंदा हंस देख ले, तो उसका दिमाग असिमिलेट करेगा और कहेगा ये सफेद हंस ही है, बस थोड़ा गंदा है। यहाँ तक तो दिमाग ने खुद को मना लिया। हाँ, यहाँ तक सब ठीक है। लेकिन क्या होगा अगर वो इंसान अचानक एक बिल्कुल काला हंस देख ले? तब तो नक्शा गड़बड़ हो जाएगा ना। के बीच का जो अंतर है वो बहुत बड़ा हो जाता है, तब असिमिलेशन काम नहीं करता। तो फिर क्या होता है? एक स्मार्ट और फ्लेक्सिबल सिस्टम ऐसी स्थिति में अकोमोडेशन का सहारा लेता है। अकोमोडेशन का मतलब है अपने पुराने नक्शे को तोड़कर एक नया नक्शा बनाना। यानी नया सांचा बनाना। बिल्कुल। वो इंसान ये स्वीकार करता है कि मेरा पुराना नियम गलत था। हंस काले भी हो सकते हैं, लेकिन जो लोग अकोमोडेशन करने से डरते हैं वो उस काले हंस को देखकर भी उसे कोई राक्षसी सफेद हंस या कुछ और मान लेंगे, पर अपना पुराना सांचा नहीं तोड़ेंगे। अरे वाह। तो बायस या पूर्वग्रह यहीं अपनी जड़ें जमा लेते हैं जब वो रिकर्सिव गवर्नेंस फील हो जाती है और इंसान अपना सांचा बदलने से इनकार कर देता है। एग्जैक्टली। और इसके बाद जो चौथा स्तंभ आता है वो है कंसोलिडेटेड रिट्रीवल। ये इस पूरे प्रोसेस को पक्का करने का काम करता है। कंसोलिडेटेड रिट्रीवल यानी एक्टिव रिकॉल के जरिए उस नए मॉडल या ज्ञान को परमानेंट यादों में बदलना। राइट। हाँ, किसी किताब को सिर्फ एक बार पढ़ लेना काफी नहीं होता, उस जानकारी को एक्टिव रूप से दिमाग से वापस खींचना होता है, ताकि जो न्यूरल कनेक्शंस हैं वो मजबूत हो सकें और वो ज्ञान आगे की चुनौतियों के लिए अवेलेबल रहे। ये सब सुनकर मुझे जो सबसे आश्चर्यजनक बात लगती है वो ये है कि ये ढांचा सिर्फ साइकोलॉजी या इंसानी दिमाग तक ही सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं। अगर हम इसके क्रॉस डोमेन इफेक्ट्स को देखें तो ये दुनिया की हर कॉम्प्लेक्स सिस्टम पर लागू होता है। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
मुझे पेपर में एआई वाला हिस्सा बहुत ही दिलचस्प लगा। आज जो मशीन लर्निंग है वो भी इसी आर्किटेक्चर को अपना रही है। हाँ, एआई आजकल इंसानी न्यूरल कनेक्टिविटी की नकल कर रहा है। वही ना, एआई में एक टर्म यूज हुआ था, पैरेलल कंस्ट्रेंट सैटिस्फैक्शन। अब ये शब्द सुनने में इतना भारी लगता ना कि कोई भी डर जाए। इसे अगर हम आसान भाषा में समझें तो ये कैसे काम करता है? इसे ना एक सेल्फ ड्राइविंग कार के एग्जाम्पल से समझते हैं। जब एक कार सड़क पर चल रही होती है तो उसके पास एक साथ कई रुकावटें या कंस्ट्रेंट्स होते हैं। जैसे कि पहला कंस्ट्रेंट लेन के अंदर रहना है। दूसरा कंस्ट्रेंट सामने आने वाले किसी पैदल यात्री को टक्कर नहीं मारनी है। तीसरा स्पीड लिमिट क्रॉस नहीं करनी है। 3 अलग-अलग रूल्स। राइट। पुरानी प्रोग्रामिंग में क्या होता था कि कंप्यूटर इनको एक-एक करके चेक करता था। लेकिन पैरेलल कंस्ट्रेंट सैटिस्फैक्शन में एआई एक ही समय में इन सभी कंस्ट्रेंट्स को एक साथ ध्यान में रखते हुए सबसे बेस्ट रास्ता खोजता है। ओह अच्छा, जैसे जब कोई इंसान साइकिल चलाना सीखता है तो उसका दिमाग एक साथ ग्रेविटी को बैलेंस कर रहा होता है, पेडल मार रहा होता है और सामने सड़क पर भी देख रहा होता है, सब कुछ एक साथ। एग्जैक्ट, वही चीज। और यही सिद्धांत बिजनेस की दुनिया में भी तो काम करता है। कोई भी बड़ी कंपनी असल में क्या है? बहुत सारे इंसानों का एक सामूहिक दिमाग ही तो है। हाँ, वहाँ वो थिंक अलाउड प्रोटोकॉल का यूज कर रहे हैं, मैंने पेपर में पढ़ा था। हाँ, जब कोई कंपनी लगातार घाटे में जा रही होती है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि उसके काम करने का पुराना सांचा मार्केट की नई सच्चाइयों से मैच नहीं कर रहा। वो काला हंस आ गया है मार्केट में। बिल्कुल। कंपनी की लीडरशिप असिमिलेशन करने की कोशिश कर रही होती है जबकि जरूरत अकोमोडेशन की होती है। तो इस थिंक अलाउड प्रोटोकॉल के जरिए एम्प्लॉय अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को खुलकर सामने रखते हैं। जैसे ये पता चलता है कि कंपनी की रिकर्सिव गवर्नेंस कहाँ फेल हो रही है और फिर वो मार्केट के हिसाब से नई स्ट्रैटेजीज बनाते हैं। सही। लेकिन इन सब में एक बात जो किसी नॉर्मल इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बड़ी क्या कहते हैं आहा मोमेंट लगती है, वो है इसका पर्सनल डेवलपमेंट पर असर। वो कैसे? अक्सर लोग देखते हैं ना कि जब कोई मैथमेटिकल टेस्ट में फेल हो जाता है या कोई नई कोडिंग लैंग्वेज सीखने में अटक जाता है तो वो क्या सोचता है? वो सोचता है यार शायद मेरा दिमाग इसके लिए बना ही नहीं है। वो फेलियर को अपनी एक परमानेंट कमी मान लेता है। हाँ, लोग अक्सर यही करते हैं। लेकिन अगर हम इसे मेटाकॉग्निटिव रेगुलेशन के नजरिए से देखें तो असफलता कोई परमानेंट कमी नहीं है। असफलता बस सिस्टम का एक सिग्नल है, एक संकेत है। एक वार्निंग लाइट की तरह। राइट। ये रिकर्सिव गवर्नेंस की आवाज है जो कह रही है कि भाई लक्ष्य गलत नहीं है, बस तुम्हारी जो अभी की स्ट्रैटेजी है वो इस एंट्रोपी को कंप्रेस नहीं कर पा रही है। कुछ नया ट्राई करो। मतलब फेलियर एक डायग्नोस्टिक टूल है, कोई फाइनल जजमेंट नहीं है। ये बहुत एम्पावरिंग है। बिल्कुल। खैर, ये तो हुई सारी थ्योरी की बात। हमने समझ लिया कि सीखना किस तरह अव्यवस्था को व्यवस्थित करता है और उसमें रिकॉल का कितना बड़ा रोल है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि इस कॉग्निटिव साइंस को हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अप्लाई कैसे करें? अगर किसी को क्वांटम फिजिक्स समझनी है या कल कोई बहुत ही मुश्किल एग्जाम क्लियर करना है तो वो क्या करे? यहीं पर वो प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क आता है जिसका हमने शुरू में जिक्र किया था, अजय कताना का द पेड लर्निंग लूप। हाँ, ये मॉडल इस पूरी कॉम्प्लेक्स साइंस को एक सीक्वेंशियल यानी क्रमिक लूप बेस्ड सिस्टम में समेट देता है। इसका आर्किटेक्चर बहुत ही क्लियर है। इसमें क्या होता है कि सीखने के हर एक लेवल को तुरंत टेस्टिंग से मजबूत किया जाता है। एक कंटिन्यूस साइकिल है, राइट? हाँ, एक कंटिन्यूस साइकिल जिसके 4 स्टेजेस हैं। पहला लर्न यानी सीखो, दूसरा टेस्ट करो, तीसरा स्ट्रेंथन यानी मजबूत करो और चौथा प्रोग्रेस यानी आगे बढ़ो। इसका बेसिक रूल ये है कि सीखना कभी भी आइसोलेटेड नहीं होता। आप सिर्फ किताब पढ़कर उसे बंद नहीं कर सकते। अब यहाँ पर ना मुझे एक चीज लगती है, ये जो टेस्ट वाला हिस्सा है ये सुनने में थोड़ा डरावना लग सकता है। अगर हम आम लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो टेस्टिंग से तो सबको डर लगता है। हाँ, वो स्कूल वाली फीलिंग आती है। वही ना, स्कूल के दिन याद आ जाते हैं जहाँ टेस्ट का मतलब ही था कि कोई आप पर एक जजमेंट पास करने वाला है। तो अगर किसी को हर छोटे कदम के बाद टेस्ट देना पड़े तो क्या ये मेंटली एग्जॉस्टिंग नहीं हो जाएगा? दिमाग थक नहीं जाएगा? ये डर बिल्कुल नेचुरली आता है, लेकिन ये पुराने एजुकेशन सिस्टम की देन है
जहां टेस्टिंग का यूज लोगों को मार्क्स देने या जज करने के लिए होता था। लेकिन अगर हम अपने पुराने टॉपिक कंसोलिडेटेड रिट्रीवल को याद करें, हाँ, एक्टिव रिकॉल वाला हिस्सा, राइट, तो इस फ्रेमवर्क में टेस्टिंग का मकसद बिल्कुल अलग है। यहाँ टेस्ट आपको पास या फेल करने के लिए नहीं हो रहा है, बल्कि आपके दिमाग के इंटरनल मॉडल को अपडेट करने के लिए हो रहा है। अच्छा। जब कोई टेस्ट देता है ना, तो वो अपने दिमाग को उस नई इन्फॉर्मेशन को बाहर निकालने के लिए, यानी रिट्रीव करने के लिए मजबूर करता है। इसे मैं ना एक अलग नजरिए से देखता हूँ। मुझे लगता है कि ये टेस्ट कोई स्कूल का आईना नहीं है जो बताएगा कि आप फेल हैं या पास। इसे एक बड़े पुल के स्ट्रेस टेस्ट की तरह देखना चाहिए। स्ट्रेस टेस्ट, जी। हाँ। जैसे जब इंजीनियर्स किसी नए बने हुए पुल पर बहुत भारी ट्रक चलाकर उसको टेस्ट करते हैं, हाँ। तो वो पुल को जज नहीं कर रहे होते। वो बस ये देखना चाहते हैं कि पुल का कौन सा खंबा थोड़ा कमजोर है और कहाँ और ज्यादा स्टील लगाने की जरूरत है। अरे वाह, ये बहुत अच्छी एनालॉजी है। राइट। तो इसी तरह ये टेस्टिंग केवल एक फीडबैक लूप है जो बता रहा है कि दिमाग की इमारत में अभी कौन सा हिस्सा कच्चा है। एग्जैक्ट वही ये बता रहा है कि आपके नक्शे में कहाँ एकोमोडेशन की ज़रूरत है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस पूरी प्रोसेस को 3 क्लियर लेवल्स में बांटा गया है, जिसे द 3 लेवल्स ऑफ मास्टरी कहते हैं, ताकि एक ही दिन में किसी पर भारी ट्रक का बोझ ना पड़ जाए। तो चलिए इन लेवल्स को भी एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई मशीन लर्निंग जैसा मुश्किल टॉपिक सीखना शुरू कर रहा है। वो लेवल 1 से शुरू करेगा, जिसे फाउंडेशन कहते हैं। हाँ। यहाँ वो तुरंत कोई मोटी सी किताब नहीं उठाएगा। वो नोटबुक, LM के समरीज, माइंड मैप्स और बेसिक वीडियोस जैसी चीजों का यूज करेगा, जिससे एक बेसिक सांचा बनेगा। हाँ। लेकिन जैसा हमने अभी सीखा, वो पढ़कर छोड़ नहीं देगा। यहाँ उसे टेस्ट देना होगा। तो क्या लेवल 1 पर टेस्ट बहुत मुश्किल होता है? नहीं नहीं, लेवल 1 पर जो टेस्ट एंड स्कोर होता है वो बहुत ही बेसिक होता है, जैसे छोटी छोटी क्विज या फ्लैश कार्ड्स। इसका मकसद सिर्फ शुरुआती रिकॉल की जांच करना है। बस ये चेक करना कि नींव ठीक से रखी गई है या नहीं। बिल्कुल, ये इंश्योर करना कि जो बेसिक ढांचा बना है उसकी सीमेंट सूख चुकी है और वो दिमाग में ठहर गया है। और जब वो पहली मंजिल पक्की हो जाती है, तब कोई लेवल 2 की तरफ बढ़ता है, जिसे एक्टिव लर्निंग कहते हैं। राइट। अब वो बेसिक बातों से आगे निकलकर सिस्टम प्रॉम्प्ट्स और इंटरैक्टिव चैट्स के जरिए उस विषय की गहराई में उतरता है। और अगर मैं इसे कॉग्निटिव साइंस से जुड़कर देखूं ना, तो मुझे लगता है कि ये एक्टिव लर्निंग असल में वही चीज है जिसे हमने रिकर्सिव गवर्नेंस कहा था। हाँ, कैसे? क्योंकि अब वो इंसान उन माइंड मैप्स की आखिरी लिमिट्स को चैलेंज कर रहा है। वो खुद से सवाल कर रहा है कि क्या मशीन लर्निंग का ये नियम हर जगह काम करेगा? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में सोच रहे हैं। लेवल 2 पर जो टेस्ट होता है वो सिर्फ मेमोरी नहीं चेक करता, वो मीडियम डिफिकल्टी की क्विज के जरिए ये चेक करता है कि क्या इंसान उस नॉलेज को अप्लाई कर पा रहा है। एप्लीकेशन चेक करता है। हाँ, क्या वो नई सिचुएशंस में उस जानकारी का यूज कर सकता है। यहीं पर दिमाग अपनी पुरानी लिमिट्स को तोड़ता है, पुराने सांचे को अकोमोडेट करता है और नए कंप्रेस्ड मॉडल बनाता है। और इसके बाद आता है आखिरी लेवल, लेवल 3, यानी मास्टरी। हाँ, मास्टरी। यहाँ नॉलेज को पूरी तरह से व्यवस्थित किया जाता है। इंसान ने जो कुछ भी सीखा है उसे वो एक ब्लॉग स्टाइल सिंथेसिस में लिखता है या फिर दूसरों के लिए स्ट्रक्चर्ड Q&A बनाता है, क्योंकि किसी और को समझाना भी ना सीखने का एक बहुत पावरफुल तरीका है। पर मुझे लगता है कि यहाँ का जो स्ट्रेस टेस्ट है वो बहुत मुश्किल होता होगा ना। हाँ, लेवल 3 पर परफॉर्मेंस इंप्रूव करने पर पूरा फोकस होता है। यहाँ काफी टफ क्वेश्चंस और हाई वॉल्यूम फ्लैश कार्ड्स फेस करने पड़ते हैं। लेकिन इसका सबसे जरूरी हिस्सा पता है क्या है? क्या? कमजोर हिस्सों का टारगेटेड रिवीजन, यानी पुल का जो खंभा उस स्ट्रेस टेस्ट में सबसे ज्यादा कंपा था ना, बस उसी पर काम करना। ये इंश्योर करता है कि ज्ञान टेम्परेरी मेमोरी से निकलकर एक परमानेंट इंटेलिजेंस का हिस्सा बन जाए। इस पूरी डीप ड्राइव से जो सबसे बड़ी तस्वीर उभर कर सामने आती है वो ये है कि सच्ची मास्टरी, सच्ची महारत तुरंत नहीं मिलती। बिल्कुल नहीं। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां सबको 5 मिनट में सब कुछ सीखना है। लेकिन साइंस हमें बताता है कि इंटेलिजेंस कोई जादू की छुड़ी नहीं है कि घुमाया और काम हो गया। राइट। ये एक्सटर्नल एंट्रोपी यानी अव्यवस्था को समझने से शुरू होती है और फिर एक कंटिन्यूअस लूप, लर्न, टेस्ट, स्ट्रेंथन, प्रोग्रेस।
इसके जरिए धीरे धीरे पक्की होती है। इस प्रोसेस में टाइम जरूर लगता है, लेकिन ये प्रिडिक्टेबल है। ये किसी भी टॉपिक को एक बोझ से हटाकर एक इंजीनियर्ड प्रोजेक्ट में बदल देता है। और ये किसी के भी काम आ सकती है, क्योंकि बेसिक आर्किटेक्चर वही है। हाँ, चाहे किसी को नई टेक्नोलॉजी सीखनी हो, कोई लैंग्वेज बोलनी हो, या अपना पूरा करियर ही क्यों ना बदलना हो, डरने की कोई जरूरत नहीं है। बस उस विशाल जानकारी को सही स्ट्रक्चर और इस लर्निंग लूप में डालने की जरूरत है। सही बात है। अब जब हम अपनी इस गहराई भरी चर्चा के आखिरी पड़ाव पर हैं, तो उस एक विषय पर लौटना बहुत जरूरी लगता है जिसने आजकल पूरी दुनिया को चौंकाया हुआ है। AI। हाँ, AI। हमने शुरू में बात की थी कि हमारा दिमाग एंट्रोपी को कैसे व्यवस्थित करता है, और हमने ये भी देखा कि आज की मशीनें और AI भी न्यूरल नेटवर्क्स के थ्रू ठीक उसी पैरेलल कंस्ट्रेंट सैटिस्फैक्शन का यूज करके सीख रहे हैं। हाँ, आर्किटेक्चर दोनों का बेसिकली सेम ही है। वही, यानी मशीन के सीखने का ढांचा और इंसान के सीखने का ढांचा बुनियादी तौर पर एक ही फाउंडेशन पे खड़ा है। अब एक पल के लिए सोचिए, इंसान के पास क्या है? भावनाएं हैं, थकान है, और बहुत सारे बायसेस हैं जो उसकी रिकर्सिव गवर्नेंस को स्लो कर देते हैं। ट्रू। लेकिन एक मशीन बिना थके, बिना किसी ईगो के लगातार अपना अकोमोडेशन कर सकती है। तो क्या आने वाले वक्त में मेटाकॉग्निटिव गवर्नेंस के मामले में मशीनें हम इंसानों को बहुत पीछे छोड़ देंगी? ये तो एक बड़ा सवाल है। क्या वो अपनी गलतियों से सीखने और स्ट्रैटेजीज को सुधारने में हमसे ज्यादा तेज हो जाएंगी? या फिर क्या ये वो टाइम आ गया है जब हम इंसानों को आखिरकार इन्हीं मशीनों और इस कॉग्निटिव साइंस से ये सीखना पड़ेगा कि खुद अपने दिमाग की 100% क्षमता का यूज कैसे करें? ये सोचने वाली बात है सच में। अव्यवस्था से ज्ञान तक का ये सफर अब सिर्फ एक साइकोलॉजी का थ्योरी नहीं रहा है, बल्कि हमारे एग्जिस्टेंस की, हमारे अस्तित्व की अगली सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। हमारे सुनने वालों से मेरी गुजारिश है कि इस विचार पर थोड़ा वक्त जरूर बिताइएगा। आज के इस एनालिसिस में बस इतना ही।